मेरे होने वाले ससुर ने मुझे गोद लेने के बाद पूरे 10 साल तक पारंपरिक चीनी चिकित्सा की शिक्षा दी। उनका सपना था कि मैं सिर्फ उनकी बेटी से शादी ही ना करूं, बल्कि लियू परिवार की पूरी विरासत भी संभालूं, जबकि मैं खून से इस परिवार का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन उत्तराधिकारी घोषित होने से ठीक एक दिन पहले मैंने खुद ही ये मौका छोड़ दिया और ये अनमोल अवसर अपने बड़े भाई चेन फेंग को दे दिया। जैसे ही मेरे इस फैसले की खबर बूढ़े मास्टर लियू को मिली, वो पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और पूछा, गूबेई, तुमने अभी क्या कहा? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, गुरुजी, मैं इस शादी से पीछे हट रहा हूं। मेरी बात सुनते ही पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। आसपास बैठे सभी बड़े बुजुर्ग और चाचा लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे और बार बार मेरी तरफ देखने लगे। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो क्या सोच रहे होंगे। आखिर इतने सालों से पूरे लियू परिवार को पता था कि मैं लियू रुयान से कितना प्यार करता हूं। जब मैं सिर्फ 12 साल का था और बूढ़े मास्टर लियू मुझे और चेन फेंग को अपने घर लेकर आए थे, तभी मैंने पहली बार उस 2 चोटियों वाली छोटी सी लड़की को देखा था और उसी पल मेरा दिल उस पर आ गया था। तब से मैंने अपनी भावनाएं कभी किसी से नहीं छिपाई। पुराने गुरुजी अपने पूर्वजों की परंपरा मानते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं और चेन फेंग एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। हम दोनों में जिसका चिकित्सा ज्ञान और हुनर बेहतर होगा, वही लियू परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा और उसी की शादी लियू रुयान से होगी। लेकिन ये मेरी दूसरी जिंदगी थी। पिछले जन्म में दवाइयों की जांच के दौरान चैन फैंग से गलती से जहर खा लिया गया था, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। ऐसे में मैं बिना किसी रुकावट के लियू परिवार का उत्तराधिकारी और उनका दामाद बन गया। उसके बाद मेरी और लियू रुयान की शादी हो गई। ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता था और मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी लियू परिवार को समर्पित कर दी। दिन रात मेहनत करके मैंने लियू फार्मास्यूटिकल्स को एक छोटी सी कंपनी से उठाकर सैकड़ों अरबों की विशाल कंपनी बना दिया। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी खुशी से गुजरेगी, लेकिन मैं गलत था। जब मैं 60 साल का हुआ तो एक दिन लियू रुयान ने अचानक पुलिस बुला ली और मुझ पर चैन फैंग की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। वो गुस्से से मुझे देखकर बोली, तुमने जानबूझकर चेन फैंग को जहर दिया था ताकि तुम मुझसे शादी कर सको और लियू परिवार की सारी दौलत हथिया लो। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। उस समय मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी थी। इतने सालों से मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी और आज आखिरकार मैंने उसका बदला ले लिया। उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आखिर में मैंने उसी अंधेरे और निराशा से भरे हिरासत केंद्र में अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। मैं फिर से उसी दिन लौट आया था जिस दिन लियू परिवार अपने नए उत्तराधिकारी और लियू रुयान के होने वाले पति का चुनाव करने वाला था। तभी बूढ़े मास्टर लियू ने जोर से कहा, ये कैसी बेकार बातें कर रहे हो? आज लियू परिवार के नए उत्तराधिकारी का चुनाव होना है और इसी के साथ रुयान के होने वाले पति का भी फैसला होगा। इतना बड़ा मामला कोई मजाक नहीं है। मैंने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। मन में आया कि कोई बहाना बना दूं, कह दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं अभी तैयार नहीं हूं, कुछ भी बोलकर बात टाल दूं। लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए, क्योंकि पिछले जन्म में मुझे एक सच्चाई समझने में पूरे 40 साल लग गए थे। कुछ रिश्ते और कुछ एहसान, चाहे तुम अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना दे दो, कभी दिल से नहीं जीते जा सकते। कुछ चीजें जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, गुरुजी, मुझे बस इतना लगता है कि बड़े भाई चैन फेंग इस जगह के लिए मुझसे ज्यादा योग्य हैं। मेरी बात सुनकर बूढ़े मास्टर लियू ने भौहें सिकोड़ ली। वो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी लियू रुयान की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पिताजी, अगर गू बेई इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता तो उसे मजबूर मत कीजिए। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। उसकी आवाज तो बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। वहां न हैरानी थी न राहत, बल्कि एक अजीब सी जानी पहचानी भावना थी। ठीक वैसी ही नजर जैसी उसने मुझे उस दिन हिरासत केंद्र की लोहे की सलाखों के बाहर खड़े होकर देखी थी। शांत, गहरी और जैसे वो मेरे अंदर कुछ तलाश रही हो या किसी बात की पुष्टि करना चाहती हो।
ये सोचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन बूढ़े मास्टर लियू ने उसे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो अपनी जगह से उठे, हॉल में बैठे सभी लोगों पर एक नजर डाली और सख्त लहजे में बोले, नियम नियम होते हैं। आज की प्रतियोगिता तय समय पर ही होगी। अब बताओ, सबसे पहले कौन आगे आएगा? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चेन फेंग एक कदम आगे बढ़ गया। गुरुजी, मैं पहले जाऊंगा। वो सीना तानकर खड़ा था और उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे इस तरह देखकर मेरे मन में अजीब सी भावनाएं उठने लगीं। पिछले जन्म में भी वो बिल्कुल ऐसा ही था। जब भी दवा की जांच या कोई जोखिम भरा काम होता, वो सबसे पहले आगे आ जाता था। उस वक्त मुझे लगता था कि उसे अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा है। लेकिन बाद में मुझे सच्चाई पता चली। वो ये सब सिर्फ लियू रुयान को प्रभावित करने के लिए करता था। अफसोस, उसकी मेडिकल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय उसने एक जहरीली जड़ी बूटी को गलत पहचान लिया था। उसी गलती की वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया और वो हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। आखिरकार उस दर्द और निराशा को सहन न कर पाने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। इस समय उसने मेज पर रखा एक छोटा सा चाकू उठाया, उसे अपनी हथेली में पकड़ा और खुद को काटकर दवा का परीक्षण शुरू करने ही वाला था। रुको! अचानक लियू रुयान जोर से चिल्लाई। ऐसा लगा जैसे वो अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई हो। वो दौड़कर सीधे चेन फैंग के पास पहुंची और उसका चाकू पकड़ा हुआ हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज हल्की हल्की कांप रही थी। क्या तुम पागल हो गए हो? ये सिर्फ दवा का परीक्षण है। अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। खुद को क्यों काट रहे हो? उस पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसके इस काम की वजह से नहीं, बल्कि उसके लहजे की वजह से। उसकी आवाज में जो बेचैनी थी, जो घबराहट थी और जिस तरह वो डर रही थी कि कहीं देर ना हो जाए, वैसा चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि मैं भी हैरान रह गया। पिछले जन्म में उसने पूरे 40 साल मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता निभाया था। उन 40 सालों में वो हमेशा शांत रही, हमेशा समझदार, हमेशा एक आदर्श पत्नी की तरह। और मैं यही समझता रहा कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, ठंडा, भावनाहीन और सबसे दूरी बनाकर रखने वाला। लेकिन उस पल मुझे एहसास हुआ, शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं हमेशा यही समझता था कि लियू रुयान का स्वभाव ही ऐसा है, शांत और अपने जज्बातों पर काबू रखने वाली। लेकिन इस वक्त उसे चेन फेंग का हाथ इतनी कसकर पकड़े हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो भी घबरा सकती है, अपना आपा खो सकती है और किसी अपने के लिए कुछ भी कर सकती है। बस वो इंसान कभी मैं नहीं था। चेन फैंग भी उसकी हरकत से हैरान रह गया। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, रुयान, ये लियू परिवार की परंपरा है। उत्तराधिकारी बनने के लिए दवा का परीक्षण खुद पर करना पड़ता है। लेकिन लियू रुयान ने बिना सोचे समझे उसकी बात काट दी। कैसी बेकार परंपरा है ये? अगर सिर्फ दवा की जांच करनी है तो किसी जानवर पर कर लो। कुत्ता, खरगोश, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है? उसकी बात सुनते ही बूढ़े मास्टर लियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा और डांटते हुए बोले, बेशर्मी की भी हद होती है। लियू परिवार की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा तुम्हें बेकार लग रही है? तुम्हें क्या पता है नियमों की अहमियत क्या है? लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा। उसकी गर्दन तन गई, होठ हल्के सफेद पड़ गए। लेकिन उसने चेन फैंग का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उन दोनों के जुड़े हुए हाथों को देखकर मेरे सीने में हल्का सा दर्द उठा। अचानक मुझे अपने पिछले जन्म की शादी की पहली रात याद आ गई। वो लाल शादी के जोड़े में बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठी थी। जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो उसने मेरी तरफ देखा था। उस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, इतनी हल्की कि मुझे लगा था शायद वो थक गई होगी। लेकिन आज जाकर मुझे समझ आया, वो थकान नहीं थी, वो उसकी बेबसी थी। क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक वो सिर्फ चैन फैंग की परवाह करती थी। और मैं तो बस एक ऐसा इंसान था जिसे मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। लियू परिवार की विरासत बचाने के लिए उसे मेरे साथ रहना पड़ा। नहीं,
शायद ना उसका विकल्प भी नहीं था। मैं तो बस एक औजार था, ऐसा औजार जो लियू परिवार की दवा की दुकान और कारोबार को संभाल सके। उधर बूढ़े मास्टर लियू का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, सैकड़ों सालों से लियू परिवार का हर उत्तराधिकारी यही परीक्षा देता आया है। ये सिर्फ खून रोकने वाली मरहम की जांच है। इससे किसी की जान नहीं जाती। हथेली पर एक छोटा सा घाव ही तो करना होता है। फिर उन्होंने लियू रुयान की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम बीच में मत पड़ो। एक लड़की होकर परिवार की परंपरा के खिलाफ बवाल मत करो। लेकिन लियू रुयान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटी। वो चेन फेंग के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने मेज पर रखा तेज चाकू उठा लिया और दृढ़ आवाज में बोली, पिताजी, अगर इस परीक्षा के लिए किसी को खुद को काटना ही है तो उसकी जगह मैं करूंगी। उसकी आवाज में इतना दृढ़ निश्चय था कि पूरे हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। बूढ़े मास्टर लियू कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ही पलों में कई साल बूढ़े हो गए हों। बूढ़े मास्टर लियू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भारी आवाज में कहा, आज की प्रतियोगिता यही खत्म होती है। लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा। उसने चाकू वापस रख दिया और चेन फेंग का हाथ पकड़े हुए चुपचाप खड़ी रही। मैंने सीधे बूढ़े मास्टर लियू की तरफ देखा और शांत लहजे में पूछा, तो उत्तराधिकारी का क्या होगा? वो काफी देर तक चुप बैठे रहे। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने दोबारा कहा, गुरुजी, मैं एक बार फिर साफ कर देता हूं। मैं इस पद से खुद पीछे हट रहा हूं। इतना कहकर मैं पलटा और मुख्य हॉल का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, पीछे से बूढ़े मास्टर लियू की एक भारी सी सांस सुनाई दी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन मैं हमेशा से करीब आधा घंटा पहले कंपनी पहुंच गया। लिफ्ट जैसे ही 17वीं मंजिल पर रुकी और दरवाजा खुला, मुझे चेयरमैन के ऑफिस से बहस की आवाजें सुनाई दी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये बूढ़े मास्टर लियू की आवाज थी। उनका लहजा ऊंचा नहीं था, लेकिन उसमें दृढ़ता साफ झलक रही थी। जो काम अभी गूबे ही संभाल रहा है, उसे कोई और इतनी आसानी से नहीं संभाल सकता। तभी लियू रुयान की आवाज सुनाई दी, अगर अभी नहीं संभाल सकता तो धीरे धीरे सीख जाएगा। वो बिना झिझक आगे बोली, पिताजी, अब जब चेन फैंग को उत्तराधिकारी चुन लिया गया है तो लियू परिवार की सारी जिम्मेदारियां और अधिकार भी उसी को मिलने चाहिए। महाप्रबंधक की कुर्सी, दवा अनुसंधान और विकास विभाग का कंट्रोल और लियू परिवार के कारोबार से जुड़ा हर अधिकार, कुछ भी गूबेई के पास नहीं रहना चाहिए। उसने एक पल रुककर फिर कहा, अगर आपको उस पर तरस आता है, तो फिर आपको ऐसा नियम बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब नियम बन चुका है और उत्तराधिकारी भी चुन लिया गया है। अब आप दोनों तरफ का फायदा नहीं दे सकते। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। उसकी बात खत्म होते ही ऑफिस में कुछ पल के लिए फिर से खामोशी छा गई। तभी चेन फेंग की नर्म और विनम्र आवाज सुनाई दी, गुरुजी, रुयान शायद थोड़ी भावुक हो गई है। आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। इन सालों में छोटे भाई गूबेई ने लियू परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, मैंने सब देखा है और मैं उसके लिए दिल से आभारी हूं। लेकिन एक बात रुयान की भी सही है। जब एक बार उत्तराधिकारी तय हो गया है तो अधिकार और जिम्मेदारियां भी साफ साफ बांट देनी चाहिए। इससे कंपनी को आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी अंतिम फैसला तो आपका ही होगा गुरुजी। काफी देर बाद बूढ़े मास्टर लियू की थकी हुई आवाज सुनाई दी, ठीक है। उनकी आवाज में साफ महसूस हो रहा था कि उन्होंने मन मारकर यह फैसला स्वीकार किया है। मैं खुद गुबेई से इस बारे में बात करूंगा। मैं चुपचाप अपने ऑफिस में वापस आ गया और अपना सामान समेटने लगा। तभी मेरा फोन बजा। कॉल बूढ़े मास्टर लियू के सहायक की थी। मास्टर, आपको अभी अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मैंने अपनी मेज पर रखा फोल्डर उठाया और सीधे चेयरमैन के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। जब मैं अंदर पहुंचा तो बूढ़े मास्टर लियू अपनी कुर्सी पर अकेले बैठे थे। उनके सामने चाय का एक कप रखा था, लेकिन उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमे से बोले, गूबेई,
कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने पूछा, कल आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और शांत आवाज में जवाब दिया, गुरुजी, अब मैं सब समझ चुका हूं। इतना कहकर मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोल्डर उनकी मेज पर रख दिया। उस फोल्डर के अंदर वे सारे दस्तावेज थे जो अब मेरे पास बचे आखिरी रिश्ते और आखिरी जिम्मेदारियों का हिसाब खत्म करने वाले थे। उस फोल्डर के अंदर मेरे कई सालों की मेहनत का पूरा हिसाब था। काम का पूरा हैंडओवर, दवा अनुसंधान विभाग में चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी, जिन पार्टनर्स से इस समय बातचीत चल रही थी उनकी डिटेल, और साल के बाकी 6 महीनों का बजट प्लान भी। बूढ़े मास्टर लियू ने फोल्डर की तरफ देखा, लेकिन उसे तुरंत हाथ नहीं लगाया। उनकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हों। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, गूबे। इतने में ऑफिस का दरवाजा खुला और लियू रुयान अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे चेन फैंग भी था। अंदर आते ही लियू रुयान ने पूछा, पिताजी, बात हो गई? बूढ़े मास्टर लियू कुछ सेकंड तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से फोल्डर उठाया, उसके पन्ने पलटे और भारी आवाज में बोले, सब तय हो चुका है। आज से दवा अनुसंधान और विकास विभाग की पूरी जिम्मेदारी चेन फैंग संभालेगा। चेन फैंग लियू रुयान के पीछे खड़ा था। यह सुनते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुस्कान बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी नजर से नहीं बची। वो आगे बढ़ा और बनावटी अपनापन दिखाते हुए बोला, छोटे भाई, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। चिंता मत करो, तुमने जो नींव तैयार की है मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा और तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैंने उसकी उस नकली मुस्कान को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी बूढ़े मास्टर लियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है गूबेई, तुम जा सकते हो। बाकी कामों का हैंडओवर बाद में सहायक की मदद से पूरा कर लेना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन मैं अभी 2 कदम ही चला था कि पीछे से लियू रुयान की आवाज आई, 1 मिनट। मैं रुक गया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, अब जब तुम लियू परिवार के सदस्य नहीं रहे, तो जो चीजें शुरू से लियू परिवार की थीं, क्या उन्हें वापस नहीं कर देना चाहिए? उसकी बात सुनते ही मैं समझ गया कि वो किस चीज की बात कर रही है। मैंने बिना कुछ कहे अपनी जेब में हाथ डाला और एक काले रंग का जेड टोकन बाहर निकाला। ये लियू परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान थी। पिछले जन्म में जब गुरुजी ने ये मुझे दिया था, तब से ये हमेशा मेरे साथ रहा। मैंने इसे इसलिए संभाल कर नहीं रखा था कि मुझे उस पद से मोह था, बल्कि इसलिए कि ये मेरे गुरु का मुझ पर भरोसा था और लियू परिवार के प्रति मेरे वादे की निशानी भी। मैं चुपचाप आगे बढ़ा, चेन फैंग के सामने पहुंचा और वो जेड टोकन उसकी ओर बढ़ा दिया। लो, अब ये तुम्हारा है। चेन फैंग ने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। उसने टोकन को ध्यान से देखा और इस बार उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब उसे अपने असली जज्बात छिपाने की भी जरूरत नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसे अपनी जेब में रखने लगा, मैंने अचानक कहा, रुको। मेरी आवाज सुनकर लियू रुयान की नजरें तुरंत तेज हो गईं। वो आधा कदम आगे बढ़ी। शायद उसे लगा कि मैं अपना फैसला बदलने वाला हूं, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, नई दवा शिनमैतोंग कैप्सूल के असली फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाला डैनशेन सिर्फ झोंगजियांग इलाके का ही होना चाहिए। अगर किसी और जगह का इस्तेमाल किया तो दवा का असर लगभग 40% कम हो जाएगा। मैंने बिना रुके आगे कहा, और च्वांगशियों के एक्सट्रैक्शन में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टेक्निक का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। उसके लिए पारंपरिक शुद्ध निष्कर्षण विधि ही सही है, क्योंकि अगर इसमें जरा भी गलती हुई तो पूरी दवा की गुणवत्ता और असर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैंने शांत आवाज में आगे कहा, मौजूदा बैच का सारा प्रायोगिक डेटा तैयार है। अभी 3 राउंड के परीक्षण बाकी हैं और उनकी सारी मूल रिपोर्टें रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग की दूसरी अलमारी में रखे फाइल बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। मेरी बात सुनकर चेन फैंग कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो हल्की सी फीकी पड़ गई, लेकिन मैंने बोलना जारी रखा। और एक बात, शिनमाइटोंग कैप्सूल इस समय दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है। अभी तक 320 मरीज इसमें शामिल किए जा चुके हैं। जब तुम विभाग की जिम्मेदारी संभालो तो उन सभी पर नजर बनाए रखना। अगर किसी मरीज में कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट दिखे
तो तुरंत रिपोर्ट करना। खासकर लीवर और किडनी से जुड़े सभी टेस्ट रिजल्ट्स पर ध्यान देना। मैंने थोड़ा रुककर उसकी आंखों में देखा और कहा, पिछले ट्रायल में एक मरीज के ट्रांस एमिनेज लेवल बढ़ने का मामला सामने आया था। उसकी रिपोर्ट पहले ही दवा नियामक विभाग को भेजी जा चुकी है। और सबसे जरूरी बात, फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाली किसी भी जड़ी बूटी की मात्रा, उसकी गुणवत्ता, उसकी पैदावार वाली मिट्टी या प्रोसेसिंग तकनीक में जरा सा भी बदलाव मत करना। खासकर टैनशिनॉन और चुआंगसियोंग का अनुपात जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ की तो दवा का असर कम हो जाएगा। मैंने आखिर में बस इतना कहा, और अगर इस वजह से कोई गड़बड़ हुई तो लोगों की जान भी जा सकती है। मेरी बात खत्म होते ही लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में साफ तंज था। वो चैन फैंग की तरफ देखकर बोली, इसकी बातों की ज्यादा चिंता मत करो। औषधि विज्ञान में मेरी समझ भी इससे कम नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। मैंने उसकी आंखों में छिपा हुआ मजाक और अहंकार साफ देख लिया। लेकिन इस बार मैंने बहस नहीं की। मैं चुपचाप मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, पीछे से चैन फैंग की आवाज आई, 1 मिनट छोटे भाई। मैं रुक गया और बिना मुड़े पूछा, अब क्या बात? कुछ ही पलों बाद उसके कदमों की आहट मेरे पीछे आकर रुक गई। कालीन पर उसके चमड़े के जूतों की हल्की हल्की आवाज पूरे कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब जब तुम लियू परिवार के सदस्य नहीं रहे तो क्या तुम्हें सिर्फ उत्तराधिकारी वाला टोकन लौटाना ही काफी लगता है? मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे बोला, इन सालों में तुमने लियू परिवार का खाना खाया, लियू परिवार की गाड़ी में चले, लियू परिवार के घर में रहे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तो लियू परिवार का ही है। तो क्या यह गलत होगा अगर तुम वो सब भी वापस लौटा दो? उसकी बात खत्म होते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से सिर घुमाया और सबसे पहले चैन फेंग के चेहरे की तरफ देखा। उसके होठों पर वही विजयी मुस्कान थी। फिर मेरी नजर बूढ़े मास्टर लियू पर गई। वो अपनी कुर्सी पर झुके बैठे थे। उनके होंठ हल्के से हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिर में मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। वो मेज के पास खड़ी थी, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए। उसकी ठुड्डी हल्की सी ऊपर उठी हुई थी और उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे लगे कि वो मुझे रोकना चाहती है। मैंने चुपचाप अपनी नजरें हटा ली। कुछ पल सोचने के बाद मैं धीरे से बोला, जब मैं 12 साल का था तब मुझे लियू परिवार में लाया गया था। आज मैं 27 साल का हूं, यानी इस घर में रहते हुए 15 साल बीत चुके हैं। पहले 5 सालों तक गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से हर चीज सिखाई। जड़ी बूटियों को पहचानना, उन्हें काटना, सुखाना, उनका सही तरीके से प्रसंस्करण करना और फिर उनसे दवाइयां तैयार करना। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। हर सुबह 5 बजे उठकर मैं यही सब किया करता था। जब मैं पहली बार लियू परिवार में आया था, गुरुजी ने मुझे सबसे पहले एक ही काम दिया था। उन्होंने कहा था, पहले इस फार्मेसी में मौजूद हर जड़ी बूटी का नाम, उसकी पैदाइश की जगह, उसके गुण और उसे तैयार करने के तरीके याद करो। मैंने उस मोटी सी किताब को 3 बार पूरा रटा था और 7 अलग अलग कॉपियों में अपने हाथों से लिखकर उतारा था। उसके बाद अगले 3 साल तक मैंने लियू परिवार की फार्मेसी में खरीदारी से लेकर भंडारण और माल भेजने तक का हर काम अकेले संभाला। एक भी बार कोई गलती नहीं हुई। मेरी बात सुनते ही बूढ़े मास्टर लियू की उंगलियां, जो अब तक कुर्सी के हत्थे पर धीरे धीरे चल रही थीं, अचानक रुक गईं। मैंने उनकी तरफ देखे बिना अपनी बात जारी रखी। 17 साल की उम्र में गुरुजी ने मुझे अकेले जड़ी बूटियों की खरीद का जिम्मा दे दिया था। उस दौरान मैं यूनान, सिचुआन और गांसू जैसे बड़े बड़े उत्पादन क्षेत्रों में खुद गया। मैंने नए सप्लाई चैनल बनाए और जड़ी बूटियों के स्रोत 3 जगहों से बढ़ाकर 15 जगहों तक पहुंचा दिए। सिर्फ उसी बदलाव की वजह से कंपनी की खरीद लागत 34% तक कम हो गई थी। ऑफिस में बैठे सभी लोग चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने आगे कहा, 20 साल की उम्र में मैंने लियू परिवार की पहली पेटेंटेड दवा शिन मेतोंग कैप्सूल के रिसर्च और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभाली।
फॉर्मूला चुनने से लेकर फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और हर तरह के प्रयोग तक इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने लगभग अकेले पूरा किया था। आज यही दवा लियू फार्मास्यूटिकल्स की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। कंपनी के हृदय और रक्तवाहिका से जुड़े उत्पादों की करीब 60% कमाई इसी एक दवा से आती है। मैं कुछ पल रुका, फिर चैन फैंग की तरफ देखते हुए बोला, जब हुआहाई फार्मास्यूटिकल्स इस दवा में हिस्सेदारी खरीदना चाहती थी, तब मैंने लगातार 7 रातें जागकर नया वैल्यूएशन मॉडल तैयार किया था। मैंने कंपनी को उसे सस्ते में बेचने से रोका और उसकी जगह जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा। सिर्फ उसी फैसले से कंपनी को करोड़ों युआन का फायदा हुआ। मेरी आवाज अब भी पूरी तरह शांत थी। आज तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। उनमें से 13 प्रोजेक्ट आगे बढ़े और एक दवा को बाजार में उतारने की मंजूरी भी मिल चुकी है। उन सभी प्रोजेक्ट्स की आवेदन फाइलें मैंने अपने हाथों से तैयार की थी। दवा पंजीकरण के हर दस्तावेज को मैंने एक एक शब्द पढ़कर और सुधार कर जमा किया था। मैंने धीरे से चेन फैंग की आंखों में देखा। तुमने अभी कहा कि मैंने लियू परिवार का खाना खाया, लियू परिवार की गाड़ी इस्तेमाल की और लियू परिवार के घर में रहा। हाँ, मैंने इस जगह को अपना घर समझा था, लेकिन ये घर भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी और मेहनत लगाकर संभाला है। जिस कार की बात कर रहे हो, वो कंपनी ने मुझे इनाम के तौर पर दी थी, और बाकी जो कुछ भी मेरे पास है, वो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लिया है। इतना कहकर मैंने आखिरी बार लियू रुयान की तरफ देखा। मेरी आवाज पहले से भी धीमी हो गई। रुयान, इतने सालों का साथ था हमारा। क्या सच में हमें इस तरह हिसाब किताब करके एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा? उसने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसके होंठ हल्के से हिले भी, लेकिन आखिरकार वो चुप ही रही। 5 सेकंड बीत गए, फिर 10 सेकंड, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक मुझे अपना 16वां जन्मदिन याद आ गया। उस दिन उसने अपने हाथों से मुझे सीपियों का एक छोटा सा कंगन दिया था। पिछले जन्म में मैंने उस कंगन को 40 साल तक हमेशा अपने साथ रखा था। यहां तक कि जब मुझे जेल में पीट पीट कर मार डाला गया, तब भी मैंने उसे कभी नहीं उतारा था। मैंने धीरे से अपनी कलाई से वो कंगन उतारा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझ पर लियू परिवार का एक एक एहसान बाकी है, तो आज मैं सब कुछ लौटा देता हूं। आज से मैं गूबेई लियू परिवार का कुछ भी कर्जदार नहीं हूं। इतना कहकर मैंने वो सीपियों वाला कंगन उसकी हथेली पर रख दिया। कंगन उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरा और सीपियां आपस में टकराईं। पूरे कमरे में एक हल्की सी खनक गूंज उठी। लियू रुयान नीचे गिरे उस कंगन को बस हैरानी से देखती रह गई। उसी पल लियू रुयान के दिमाग में पिछले जन्म की एक तस्वीर कौंध गई। वो तस्वीर जो फॉरेंसिक डॉक्टर ने गू बे की मौत के बाद ली थी और बाद में उसे भेजी थी। उस तस्वीर में गूबेई का शरीर लगभग पहचान में ही नहीं आ रहा था। हिरासत केंद्र वालों ने बताया था कि मरने से पहले उसकी 3 पसलियां और हाथ की 2 उंगलियों की हड्डियां टूट चुकी थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मरते वक्त भी उसका दायां हाथ किसी चीज को इतनी कसकर पकड़े हुए था कि फॉरेंसिक डॉक्टर को भी उसकी मुट्ठी खोलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। और उसकी मुट्ठी के अंदर था वही सीपियों वाला कंगन। लियू रुयान को साफ साफ याद था, जब गूबेई 16 साल का था, तब दोनों एक बार समुद्र किनारे गए थे। वहां उसने मजाक मजाक में कुछ सीपियां उठाईं और उनसे एक छोटा सा कंगन बना दिया। फिर हंसते हुए उसने वो कंगन उसकी तरफ उछालकर कहा था, लो, ये तुम्हारे लिए। लेकिन बाद में पता नहीं कब वो कंगन वापस गूबेई के पास आ गया और उसने उसे 40 साल से भी ज्यादा समय तक अपने पास संभाल कर रखा। यहां तक कि जब उसे पीट पीट कर मार डाला गया, तब भी उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। ये सोचते ही लियू रुयान के दिल में अचानक एक अजीब सी टीस उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उधर गूबेई बिना पीछे देखे मुड़ चुका था। लियू रुयान ने अनजाने में उसे आवाज देने के लिए होठ खोले, लेकिन शब्द बाहर निकल पाते उससे पहले ही एक और आवाज सुनाई दी। रुयान!
चेन फेंग न जाने कब उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और नर्म आवाज में कहा, जब छोटे भाई ने खुद ही ये फैसला कर लिया है तो उसे जाने दो। हमें उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। लियू रुयान कुछ पल चुप रही। जो बातें वो कहना चाहती थी वो सब उसने वापस अपने दिल में दबा ली। आखिर में उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। उसी दोपहर गुबेई हमेशा के लिए लियू परिवार छोड़कर चला गया। उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया, बस बदन पर पहने हुए कपड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान कभी उस घर का हिस्सा था ही नहीं। लियू रुयान दूसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़ी थी। वो चुपचाप गुबेई को गली के मोड़ तक जाते हुए देखती रही, जब तक कि उसकी परछाई आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। तभी पीछे से चेन फेंग आया और उसने धीरे से उसकी कमर में हाथ डाल दिया। वो मुस्कुराकर बोला, अब और मत देखो, आज से तुम्हारी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। लियू रुयान उसके थोड़ा और करीब आ गई और हल्के से कहकर हामी भर दी। लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने मन की उलझन को समझ नहीं पा रही थी। गुबई तो चला गया था, उसे खुश होना चाहिए था। आखिर बचपन से ही वो चेन फैंग को पसंद करती थी और अब पहली बार वो बिना किसी रोक टोक के उसके साथ रह सकती थी। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी, जैसे गूबेई जाते जाते अपने साथ उसकी जिंदगी का कोई बहुत जरूरी हिस्सा भी ले गया हो। अगले कुछ दिनों में चेन फैंग आधिकारिक तौर पर लियू परिवार का उत्तराधिकारी और उनका होने वाला दामाद बन गया। बूढ़े मास्टर लियू ने परिवार की वंशावली में भी बदलाव करवा दिया। गूबेई की जगह अब चेन फैंग का नाम लियू रुयान के नाम के साथ दर्ज कर दिया गया। दोनों की शादी की तारीख भी 2 महीने बाद तय कर दी गई। उधर कंपनी में भी धीरे धीरे गूबेई के होने के सारे निशान मिटाए जाने लगे। चेन फैंग ने अपने सहायक से कहकर उसका सारा पुराना सामान ऑफिस से हटवा दिया। यहां तक कि उसकी मेज और कैबिन को भी पूरी तरह नए सिरे से सजाया गया। अब हर दिन लियू रुयान और चेन फैंग साथ में कंपनी जाते, साथ खाना खाते और शाम को साथ ही घर लौटते। शुरुआत में लियू रुयान को सचमुच खुशी महसूस हुई। उसे लगता था कि बचपन से जो सपना उसने देखा था, आखिरकार वो अब पूरा हो गया है। अब आखिरकार लियू रुयान की शादी उसी इंसान से हो चुकी थी जिससे वो बचपन से प्यार करती थी। उसे अब अपने पिछले जन्म की तरह किसी ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिताने की मजबूरी नहीं थी जिससे उसके दिल में कभी प्यार था ही नहीं। उधर बूढ़े मास्टर लियू भी काफी सुकून में थे। अपनी बेटी को शादी करके बसते हुए देखकर उन्हें लगा कि अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। शादी वाले दिन ही उन्होंने सबके सामने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और कंपनी की पूरी कमान चेन फैंग के हाथों में सौंप दी। कंपनी की जिम्मेदारी मिलते ही चेन फैंग ने अपने पहले ही दिन एक बड़ी मैनेजमेंट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में वो आत्मविश्वास से बोला, मुझे लगता है कि कंपनी की पुरानी कार्यप्रणालियां बहुत रूढ़िवादी हो चुकी हैं। आज के समय में बाजार में मुकाबला बहुत तेज है। अगर हम नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मौजूदा प्रोडक्ट लाइन में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। उसकी बात सुनते ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत आपत्ति जताई। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर चैन, खासकर शिनमैतोंग कैप्सूल के फॉर्मूले को कई सालों तक जांचा और परखा गया है। उसे यूं ही बदलना सही नहीं होगा। चैन फैंग ये सुनकर हल्का सा हंसा। क्या उसे नहीं बदला जा सकता? या फिर इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि ये गूबेई का बनाया हुआ फॉर्मूला है? उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। आखिर वो है क्या? बस एक स्वशिक्षित आदमी। गुरुजी का शिष्य होने से कोई महान नहीं बन जाता। और एक बात मत भूलिए, अब लियू परिवार का उत्तराधिकारी मैं हूं। जिस आदमी ने विरोध किया था वो कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन उसके बगल में बैठे साथी ने चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सब समझ रहे थे कि अब फैसले चेन फैंग ही करेगा। जिम्मेदारी संभालने के बाद चेन फैंग ने सबसे पहला बड़ा बदलाव कच्चे माल के सप्लायर बदलने का किया। पहले शिनमेतोंग कैप्सूल में इस्तेमाल होने वाला डैनशैन झोंगजियांग इलाके से मंगवाया जाता था। उसकी कीमत साधारण डैनशैन से लगभग 40 युआन प्रति किलो ज्यादा थी। चेन फैंग ने हिसाब लगाया और मुस्कुराकर कहा, अगर हम इसे सस्ते वाले डैनशैन से बदल दें तो हर साल कंपनी के करोड़ों युआन बच सकते हैं। उसने लियू रुयान को समझाते हुए कहा, देखो,
दोनों जड़ी बूटियों में फर्क नाम मात्र का है, लेकिन कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे तो समझ नहीं आता कि गुबेई ने इतने साल कंपनी का कितना पैसा बर्बाद किया। लियू रुयान को दवाइयों और फॉर्मूले की गहरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे चेन फैंग पर पूरा भरोसा था। उसने बिना ज्यादा सोचे बस इतना कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चेन फैंग को जैसे यही सुनना था। उसने सिर्फ डैनशैन ही नहीं, बल्कि कई दूसरी महंगी औषधीय जड़ी बूटियों को भी सस्ते विकल्पों से बदलना शुरू कर दिया। और हर बार लियू रुयान ने बिना किसी सवाल के उसका समर्थन किया। उसके मन में यही चलता था कि असली काबिल इंसान तो हमेशा से चेन फैंग ही था। जहां तक गू बेई की उपलब्धियों की बात थी, शायद वो बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट मिल गए। अगर वही मौके किसी और को मिलते, तो शायद वो भी उतनी ही सफलता हासिल कर लेता। पहले महीने की वित्तीय रिपोर्ट आने पर तो ऐसा ही लग भी रहा था। कंपनी की लागत लगभग 15% कम हो गई थी और मुनाफा करीब 10% बढ़ गया था। चेन फेंग गर्व से वो रिपोर्ट लेकर बूढ़े मास्टर लियू के पास गया। बूढ़े मास्टर लियू ने रिपोर्ट देखी, धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लियू रुयान बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसने सही इंसान को चुना है। यहां तक कि उसके मन में एक ख्याल भी आया, अगर पिछले जन्म में ही चेन फेंग को लियू परिवार और कंपनी की कमान मिल जाती, तो शायद आज लियू फार्मास्यूटिकल्स पहले से कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी बन चुकी होती। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि दूसरे ही महीने से हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे और सबसे पहले समस्या आई शिन मैटोंग कैप्सूल से। लेकिन दूसरे महीने से ही शिन मैटोंग कैप्सूल को लेकर दिक्कतें सामने आने लगी। सबसे पहले बाजार से दवा की वापसी बढ़ने लगी। अलग अलग मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसियों से शिकायतें आने लगीं कि पहले की तरह दवा का असर दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ही दिनों में ग्राहक सेवा विभाग शिकायतों से भर गया। एक ग्राहक गुस्से में फोन पर चिल्ला रहा था, आप लोगों ने दवा में क्या बदल दिया है? मेरे पिताजी 2 महीने से यही दवा ले रहे हैं, लेकिन अब उनका ब्लड प्रेशर पहले जैसा कंट्रोल नहीं हो रहा। पहले एक गोली से ही आराम मिल जाता था, अब 2-2 गोलियां खाने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आपने इसका फॉर्मूला बदल दिया है? लेकिन चेन फैंग हर शिकायत को एक ही बात कहकर टाल देता, हर मरीज की शारीरिक स्थिति अलग होती है, दवा का असर थोड़ा ऊपर नीचे होना सामान्य बात है। शुरुआत में लोगों ने उसकी बात मान ली, लेकिन जल्द ही हालात और भी गंभीर हो गए। शिनमाइतोंग कैप्सूल का तीसरा चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। उसी दौरान 5 गंभीर प्रतिकूल मामले सामने आए। 2 मरीजों के लीवर से जुड़े ट्रांस एमिनेज लेवल सामान्य से 10 गुना तक बढ़ गए और एक मरीज को तो इतनी गंभीर लीवर की चोट लगी कि उसकी हालत नाजुक हो गई। मामला सीधा दवा नियामक विभाग तक पहुंच गया। अगले ही दिन लियू रुयान के पास विभाग का फोन आया। फोन पर सख्त आवाज में कहा गया, मिस लियू, शिनमैतोंग कैप्सूल के क्लिनिकल ट्रायल में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इस ट्रायल को तुरंत प्रभाव से रोका जा रहा है। हमारी जांच टीम कल आपकी कंपनी में पहुंचेगी। फोन रखते ही लियू रुयान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत चेन फैंग को बुलाया। चेन फैंग भी खबर सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन इस बार मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। 3 दिन तक दवा नियामक विभाग ने कंपनी की गहराई से जांच की। जांच रिपोर्ट सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। समस्या सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल तक सीमित नहीं थी। जो शिनमेटोंग कैप्सूल पहले से बाजार में बिक रहे थे, उनके कई बैचों की जांच में पता चला कि उनमें मौजूद मुख्य सक्रिय तत्व टैंशिनॉन की मात्रा तय मानक का सिर्फ 60% रह गई थी। लियू रुयान को तकनीकी बातें पूरी तरह समझ नहीं आती थीं, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि इसका मतलब बहुत खतरनाक है। यानी जिन मरीजों को इलाज के लिए ये दवा दी जा रही थी, असल में उन्हें उसका पूरा असर मिल ही नहीं रहा था। जांच पूरी होते ही दवा नियामक विभाग ने तुरंत उत्पादन रोकने का आदेश जारी कर दिया। लियू फार्मास्यूटिकल्स की संबंधित सभी उत्पादन लाइनें बंद कर दी गईं और कंपनी की नई दवा से जुड़ी मंजूरियां भी अस्थायी रूप से रद्द कर दी गईं। इन सब के बाद लियू रुयान की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। चिंता और तनाव की वजह से उसके होंठों पर छाले तक पड़ गए थे। वो हर रात देर तक कंपनी में बैठी रहती, उम्मीद करती कि कोई न कोई हल मिल जाएगा।
लेकिन जितना वो समस्या सुलझाने की कोशिश करती, हालात उतने ही बिगड़ते जाते और बिगड़ते हालात के साथ उसकी गलतियां भी बढ़ती चली गईं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे लियू परिवार की नींव हिला दी। एक मरीज जो काफी समय से शिनमैटोंग कैप्सूल ले रहा था, अचानक गंभीर लीवर फेलियर का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। ये खबर फैलते ही मृतक का परिवार उसी दिन कई लोगों के साथ लियू फार्मास्यूटिकल्स के दफ्तर पहुंच गया। उन्होंने कंपनी के मुख्य गेट के सामने एक बड़ा सा बैनर टांग दिया, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, लियू फार्मास्यूटिकल्स की नकली दवाओं ने हमारे परिवार की जान ले ली। कुछ लोग गेट के बाहर कागजी नोट और शोक सामग्री जलाने लगे, जबकि कुछ ने कंपनी की लॉबी में लाल रंग फेंक दिया, जिससे पूरा फर्श दागदार हो गया। सिक्योरिटी गार्ड लाख कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ को काबू नहीं कर पाए। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मगर गुस्से में भरे परिजनों को शांत करना आसान नहीं था। उधर अपने ऑफिस में बैठी लियू रुयान नीचे से आती चीख पुकार, रोने की आवाजें और गुस्से से भरे नारों को सुन रही थी। लियू रुयान के हाथ लगातार कांप रहे थे। उसने बार बार चैन फैंग को फोन मिलाया, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब के कट जाती। आखिरकार उसने उसके सहायक को फोन किया। सहायक ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, चेयरमैन चैन तो आज सुबह ही कंपनी से निकल गए थे। उसके बाद वो कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही लियू रुयान का दिल और भी बैठ गया। वो पूरी रात अपने ऑफिस के अंदर ही छिपी रही। बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की चीख पुकार सुनाई देती रही, लेकिन उसमें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। आधी रात के बाद कहीं जाकर वो चुपचाप पिछले दरवाजे से निकली और घर लौट आई। लेकिन घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खोला, तो अंदर घना सन्नाटा था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। चेन फैंग वहां नहीं था। वो अकेले ड्राइंग रूम में बैठी रही, बिना कुछ बोले, बिना कोई लाइट जलाए। रात के करीब 2 बजे अचानक उसका फोन बजा। कॉल अस्पताल से थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, मिस लियू, आपके पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचिए। ये सुनते ही लियू रुयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागते हुए अस्पताल पहुंची, लेकिन जब वो वार्ड के अंदर दाखिल हुई, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बूढ़े मास्टर लियू अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए थे। उनके ऊपर सफेद चादर डाली हुई थी। नर्स ने धीरे से बताया, उन्होंने अपने फोन पर कंपनी की खबरें देखी थी। जब उन्हें पता चला कि दवा की वजह से एक मरीज की मौत हो गई है, तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। उनकी सांसें तेज होने लगीं और वे वहीं गिर पड़े। जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया, तब तक उनका दिल धड़कना बंद कर चुका था। ये सुनते ही लियू रुयान वहीं घुटनों के बल बैठ गई। पूरी रात वो अपने पिता के बिस्तर के पास यूं ही बैठी रही। सुबह होने तक उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, लेकिन जैसे ही पहली किरण खिड़की से अंदर आई, उसका सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक रोने के बाद वो अस्पताल के गलियारे में रखी एक बेंच पर जाकर बैठ गई। वहां बैठकर उसने पिछले 3 महीनों में हुई हर घटना को एक एक करके याद करना शुरू किया। सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था? कच्चे माल बदलने से। फिर दवा के फॉर्मूले में बदलाव किया गया। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल फेल हो गया। मरीजों की शिकायतें आने लगीं। दवा नियामक विभाग ने जांच शुरू कर दी। एक मरीज की मौत हो गई और आखिर में उसके पिता भी इस सदमे को सहन नहीं कर पाए। वो जितना सोचती गई, उतना ही एक बात उसके दिमाग में गूंजती रही, गू बेई के जाते समय कही हुई बातें। उसने साफ साफ चेतावनी दी थी, डेंशन सिर्फ जोंगजियांग का ही इस्तेमाल करना, च्वान शियोंग का एक्सट्रैक्शन पारंपरिक शुद्ध विधि से करना, और दवा के फॉर्मूले में किसी भी जड़ी बूटी की मात्रा, उसकी उत्पत्ति या उसकी प्रोसेसिंग तकनीक में जरा सा भी बदलाव मत करना। उसने कहा था, अगर इनमें से कुछ भी बदला तो दवा का असर कम हो जाएगा, और अगर हालात बिगड़े तो लोगों की जान भी जा सकती है। उस समय लियू रुयान को लगा था कि गू बेई बस अपनी अहमियत दिखा रहा है, लेकिन अब उसकी कही हुई हर एक बात सच साबित हो चुकी थी। ये कोई संयोग नहीं था और ना ही किस्मत का खेल, बल्कि इसलिए क्योंकि गू बेई सच में सब कुछ जानता था। लियू रुयान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पिछले जन्म में
लियू फार्मास्यूटिकल्स का एक छोटी सी दवा की दुकान से बढ़कर अरबों की कंपनी बन जाना कोई चमत्कार नहीं था। वो सब गू बेई की वजह से हुआ था। 40 साल तक उसी ने दिन रात मेहनत करके लियू परिवार के कारोबार को उस मुकाम तक पहुंचाया था, और उसी इंसान को उसने अपने हाथों से कंपनी से निकाल दिया था। अगले दिन लियू रुयान सीधे कंपनी पहुंची। उसने सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक शुरू होते ही उसने बिना किसी भूमिका के ऐलान कर दिया, आज से चेन फेंग को कंपनी के सभी पदों और अधिकारों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाता है। कमरे में बैठे किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। पिछले 3 महीनों में हर किसी ने अपनी आंखों से देख लिया था कि चेन फेंग को कारोबार और दवा उद्योग की बुनियादी समझ तक नहीं थी। मीटिंग खत्म होते ही लियू रुयान ने अपने सहायक को बुलाया और दृढ़ आवाज में कहा, चाहे कुछ भी करना पड़े, गू बेई को ढूंढो। मुझे उसे हर हाल में वापस लाना है। गुबई को वापस लाने के लिए लियू रुयान ने अपने सहायक को तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दिया। सहायक ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, उसके जानने वालों से संपर्क किया और हर जगह पूछताछ की, लेकिन काफी देर की कोशिशों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। आखिर में उसने आकर धीरे से कहा, मैडम, गुबई का पुराना फोन नंबर बंद है। जिस पते पर वो पहले रहता था, वहां से भी वो जा चुका है। आसपास पूछने पर भी किसी को नहीं पता कि वो अब कहाँ है। ये सुनकर लियू रुयान चुप हो गई। वो अपने ऑफिस में अकेली बैठी रही, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए। उसने धीरे धीरे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और एक नंबर ढूंढने लगी। वो नंबर जिसे उसने कभी अपने फोन में सेव नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे आज तक याद था। कुछ पल तक वो स्क्रीन को देखती रही, फिर कांपते हाथों से नंबर डायल कर दिया। फोन पर सिर्फ एक ठंडी सी मशीन जैसी आवाज आई, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। लियू रुयान ने होंठ भींच लिए और दोबारा कॉल मिलाया, लेकिन इस बार भी वही जवाब मिला, नंबर अब भी बंद था। वो काफी देर तक मोबाइल को देखती रही, जैसे उसे उम्मीद हो कि अचानक स्क्रीन पर गू बेई का नाम चमक उठेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।